नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, देश के राजनीतिक हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, कभी-कभी अचंभा होता है। ऐसा नहीं कि 70s या 80s या 90s के दशक में घटनाक्रम तेजी से नहीं घटते थे, लेकिन इस सोशल मीडिया की एज में जो उसकी गति है, वो भौचक्का करती है, अचंभित करती है। भारत की राजनीति 2014 के बाद एक नई करवट ली थी। हमने सोचा था कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहते हैं कि हर चीज जो चमकने वाली होती है, जो दिखने में सोना होती है, जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो। सोने की परत के पीछे कुछ काली परतें भी छुपी रहती हैं। एक उजले चांद के पीछे काला चांद भी होता है, जिसे हम कभी नहीं देख पाते हैं। आज उसी काले चांद की भी चर्चा करेंगे कि ये काला चांद कैसे दिखता है। आ, एक और विषय जिस पर हम बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के दो ऐसे आंकड़े जो आप तक बहुत रेयरली पहुंचते हैं, लेकिन मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं ताकि अर्थव्यवस्था की कुछ परतें आपके सामने भी खुलकर पहुंच जाएं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी एक जाना पहचाना चेहरा, एक ऐसा विश्लेषक, चिंतक और पत्रकार बेबाक है, साहसी है और जिनमें अपनी बात रखने का वो साहस मौजूद है जो शायद आज भारत में हमें अधिकतर लोगों में नजर नहीं आता है। जी हाँ, आप सबके चहेते अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। प्रणाम बहुत प्रणाम प्रणाम सर। बहुत खुशी होती है आप आते हैं तो न्यूज टाइम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अशोक जी। दिनेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा भाग्य है कि मैं पहले भी कई बार आपको कह चुका हूं कि पत्रकारिता में मेरे जैसे लोग जब ऊपर देखते हैं मदद के लिए, कुछ कंफ्यूजन मैं भी हो सकता हूं, मैं भी सभी ट्रेड का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। तो बहुत कम लोग, गिनती पे मैंने उस दिन गिने तो 5 भी लोग मुझे नहीं मिले जिनके ऊपर मैं डिपेंड हो सकता हूँ, जिन्हें मैं मदद मांग सकता हूँ कि सर मुझे आप समझाइए। उसमें दिनेश जी आप हैं, इसलिए आपके यहाँ जब भी आने का मौका मिलता है, ये मेरा रिविजिटिंग द यूनिवर्सिटी हो जाता है। आपके साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ, विश्लेषण जरूर मैं करूँ, लेकिन आंकड़े नए होते हैं, सोच नहीं होती है, और ऐसी चीज आप उठा के लाते हो जो कई विश्लेषकों के सामने ना मेरे भी नजर से निकल जाती है। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें या किसी बात करें, कई बार हम भी उस झांसे में आ जाते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन जो आप पढ़ते हैं, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। और आप मेरे गुरु समान हैं, तो इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके शो में आया हूँ। और जब जब आप आदेश करें मैं हाजिर होऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत आभार आपका, आपने वक्त निकाला और जुड़े। अ, घटनाक्रम तो आपके सामने है। राहुल की सजा बरकरार थी और रहेगी भी, जैसे कि उम्मीद थी। वैसे सुनने में ये भी आया है कि वो जज साहब शायद वही थे जिन्होंने अमित शाह के वकील के रूप में कार्य किया था प्रजापति सोहराबुद्दीन के केस में। खैर, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन कुछ लिटमस टेस्ट सामने है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ हो रहा है। घटनाक्रम इतने तेज गति से घट रहे हैं कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि कल क्या होगा या आज शाम को क्या होगा। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, और कौन अपनी नाव छोड़ के दूसरी नाव पे पैर रख रहा है या दो नाव पर लगातार पैर रख रहा है। इस राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष और जो उससे निकलती हुई राजनीति है, उसके क्या संकेत हैं? वो संकेत आप जैसा विद्वान ही समझ पाता है। अशोक जी। अ, दिनेश जी, वर्तमान में आपने जो कहा कि ये बात तो सही है कि स्पीड बहुत बढ़ गई है, और सोशल मीडिया के कारण उसको कई गुना बूस्ट हुआ है स्पीड। तो सूचना का आदान प्रदान इतना तेज है कि मैं अभी एक समय था कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस चलता था, फिर वो रिपोर्ट आता था, वो रिपोर्टर आता था, वो छापता था, डेडलाइन निकलने के बाद दूसरे दिन अपने को समझ में आता था। अभी मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो बेंच है, उसका लाइव देख रहा था कि डिस्कशन क्या हो रहा है। वो सेम सेक्स मैरिज को लेके केस चल रहा था, और मैं उसमें इतना खो गया कि जब आपका मुझे फोन आया, तब मैंने घड़ी की तरफ देखा, कह रहे 12:30 बज चुके हैं, अपना टाइम हो गया है प्रोग्राम का। तो सूचना एकदम सामने है, लेकिन देश की जो परिस्थिति है, जो दिशा और जिस दिशा में देश जा रहा है, मुझे लगता है कि वर्तमान में सत्ता पक्ष
बुरी तरह से डरा हुआ है अपने कई कारणों से। उसमें कई कारण हैं, नॉन परफॉर्मेंस है सबसे बड़ा कारण, झूठ बोलना है, लोगों के सामने झूठ आंकड़े परोसने हैं। अ, क्या होता है कि आप सब कुछ चीज़ों का सोंग ले सकते हैं, पैसे का सोंग नहीं लिया जाता। पैसा तो चाहिए ही चाहिए होता है। जब आप पैसे का सोंग नहीं लेते हो तो आप पे कर्जा बढ़ता है तो आपका डेब्ट सर्विसिंग बढ़ता है, मतलब सब पूरा मैटर ही बिगड़ जाता है। तो आज स्थिति इकोनॉमिकली बहुत बुरी है। जब आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बुरी हो, तो फिर इसका इम्पैक्ट बाकी क्रियान्वयन में भी पड़ता है, जो ये बाकी प्रोग्राम्स है, उस पे पड़ रहा है। तो फिर जब आपके पास कुछ है नहीं, तो आप जनता को लगातार दिशा भूल करने में लगे रहते हैं। कई बार आप राम मंदिर हो जाता है, कई बार कोई कॉरिडोर हो जाता है, तो कई बार देश में क्या हो रहा है जो महत्वपूर्ण बात खबर है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन कामाख्या मंदिर का एक न अभी उसका भी कॉरिडोर डेवलप हो जाया होगा, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके सब दूर चलाया जाता है। तो महाकाल लोक हो गया, कामाख्या मंदिर आएगा, उधर त्रिपुरा मंदिर आएगा, ये सब मंदिरों के जीर्णोद्धार का समय चल रहा है। मंदिरों के जीर्णोद्धार इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि धर्म की अफीम में आपको आपके मतदाताओं को उस नशा में रखना है। क्योंकि बाकी जगह यदि उसका नशा उतर जाए धर्म का, तो वो सवाल पूछेगा और सवाल इतने हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं जी। है। विपक्ष पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। बार-बार ये कहा जाता है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। ये नरेशन भी सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फैलाने का प्रयास कर रहा है। ये क्या करेंगे, ये तो एक भी नहीं हो पाए, ये तो एक भी नहीं हो पाए। लेकिन यदि भारत की आप संरचना देखिए, तो कई जगह अंतर्द्वंद है। जहाँ क्षेत्रीय दल है, कई जगह पे क्षेत्रीय दल वर्सेस कांग्रेस है, कई जगह पे क्षेत्रीय दल वर्सेस बीजेपी, कई जगह पे बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने है। ये जी। 3 परिदृश्य मुझे दिखते हैं। जहाँ बीजेपी और क्षेत्रीय दल आमने-सामने हैं, वहाँ क्षेत्रीय दल जो बीजेपी को ग्रांटेड ले रहे थे कि लोकसभा में तुम रहो, राज्य में हम सत्ता में हैं, और जो ये फॉर्मेट फॉर्मेट चल रहा था, वो डर गए हैं खासकर बंगाल के चुनाव के बाद। क्योंकि बंगाल में 18 सीटें मिलने के बाद जिस ताकत के साथ उन्होंने विधानसभा पे कब्ज़ा करने का प्रयास किया और ममता को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी अपनी सरकार बचाने के लिए। तो बाकी क्षेत्रीय दल इससे बहुत सजग हो गए हैं। इसलिए उनको ये समझ में आ गया है, यदि लोकसभा में आपने इनको जगह दे दी, तो ये अपना राज्य भी अपने इसमें ले लेगा। दूसरी बात है नड्डा जी का जो कहना कि क्षेत्रीय दल होने ही नहीं चाहिए भारतीय राजनीति में, उससे एक और डर फैलाया गया है। तो जितने क्षेत्रीय दल है, खासकर आप यदि ऊपर से चले तो बंगाल है, ओडिशा है, दक्षिण में तो सारे रीजनल पार्टीज़ ही हैं, चाहे आप आंध्र ले लो, तेलंगाना ले लो, केरल ले लो, तमिलनाडु ले लो। इन तमाम जगह पे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहाँ रीजनल पार्टी ही मुख्य है, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, या फिर आप बिहार ले लो, एक ऐसा बड़ा राज्य है जहाँ फिर रीजनल पार्टीज़ आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड वो अहम है। कर्नाटक में आप जाओ तो बड़ा ही छोटा पैच है जो मैसूर पूरा ओल्ड मैसूर में, लेकिन कम से कम 25-30 सीटों का एक एक ग्रुप है कि जिसपे जनता दल यस का पगड़ा है और वो ले जाती है। तो ऐसे में 224 का हाउस 30 सीटों का यदि दोनों का बिल्कुल कांटे की टक्कर हो तो वो 30 सीटें तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। तो कई जगह रीजनल पार्टी में कांग्रेस जो है खासकर तेलंगाना में कांग्रेस आमने-सामने है। आप यदि देखेंगे ओडिशा में कांग्रेस आमने-सामने है बीजेडी के। तो ये 2-3 जगह पे है, इसीलिए आप आम आदमी पार्टी जो अब नेशनल स्टेटस ले चुकी है, वो पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के आमने-सामने है। दिल्ली में बीजेपी के आमने-सामने है तो पंजाब में कांग्रेस आमने-सामने है। तो ये जो अंतर्द्वंद है, इसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सारी राजनीतिक दल चुनाव के पहले इकट्ठा हो जाएँगे। हाँ, हर राजनीतिक दल अपने-अपने क्षेत्र से बीजेपी को बाहर करने का प्रयास करेगा। कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने करीब-करीब 220-225 सीटों पे है लोकसभा के। वहाँ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ने का प्रयास कर रही है। जिस हिसाब से कांग्रेस कर्नाटक में लोहा ले मनवा चुकी है बीजेपी को और बीजेपी को बिल्कुल नानी याद आ गई कर्नाटक में। इससे लगता है कि कांग्रेस अब हिमाचल की जीत के बाद और वो एक पूर्ण रूप से और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने एक कांग्रेस में बहुत बड़ी जान फूँक दी। और उसके बाद ये जो बार-बार परिवारवाद का लफड़ा कांग्रेस के सर पे लगा रहता था एक तलवार, वो उन्होंने खरगे को अध्यक्ष बना के वो करवा दी। हालाँकि मैं मानता हूँ कि खरगे की स्थिति वही है, कि जो जेपी नड्डा नड्डा की है बीजेपी में। लेकिन खरगे कम से कम सीनियर होने की वजह से और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इनकी नेचर सुनने की है। तो ये कम से कम सुनते हैं। जेपी नड्डा तो बेचारे ऐसी जगह पे अध्यक्ष बने हैं कि जहाँ ऊपर सुनवाई भी नहीं होती। तो जी। कुल मिलाकर ये मुझे दिखाई देता है जिस हिसाब से एजेंसीज़ का उपयोग हो रहा है,
दिनेश जी 2024 के पहले हर राजनीतिक दल का बड़ा नेता जेल में हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कई पार्टियों को जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और ये अब सिस्टम शुरू हो गया है और 2024 तक ये प्रयास करेंगे कि कोई स्टार प्रचारक किसी पार्टी में बचे नहीं, सब जेल में हो, कभी ईडी के नाम पे हो, कभी क्या हो। ईडी वीडी के, क्योंकि ईडी आप आईआरएस रह चुके हैं तो आपको पता है कि ये कि कितने क्लॉजेस नए-नए आए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी ज़मानत नहीं होती। अब देखिए अनिल देशमुख महाराष्ट्र में, मुंबई में जहाँ आप बैठे, अनिल देशमुख पे 100 करोड़ का मतलब बदनामी हुई, उसकी वसूली की। उसके बाद 4.5 करोड़ रुपए का उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट में 1 करोड़ 45 लाख रुपए लगा। जब उसकी बेचारे की ज़मानत हुई, तो मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्ट ने भी, ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा उसको कि भैया इस पे तो केस ही नहीं बनता। इसको क्यों आपने अरेस्ट किया था? वही संजय राउत के केस में हुआ है। तो अब नवाब मलिक अभी भी अंदर पड़े हैं, जब वो ज़मानत होगी तो पता नहीं तब क्या कोर्ट कहेगा। तो कुल मिला के ये लगता है कि इस सरकार को एक बात समझ में आ गई, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि चुनाव हम वैसा नहीं जीत पाते। अपनी लाइन बड़ी करके हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बता पाए। दूसरों की लाइन हमको छोटी करनी होगी। इसलिए ईडी का सहारा, सीबीआई का सहारा, कोर्ट का सहारा। अब कोर्ट में देखिएगा क्या मतलब, आज सर्वोच्च न्यायालय ने अल्टीमेटली वो अपना जो मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिनको प्रपोज़ किया था, उनका नाम वापस ले लिया क्योंकि उनके रिटायरमेंट में 4 महीने रह गए। कल मद्रास हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस भी होंगे तो 4 महीने बाद फिर दूसरा चीफ जस्टिस देना पड़ेगा। तो वर्तमान में वो उड़ीसा के चीफ जस्टिस है तो वहीं वो रिटायर्ड होंगे। ये सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि उस जज ने, जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तब ये परवेज जो अपना अनुराग ठाकुर और जो वर्मा है, परवेश वर्मा, तो इनके वक्तव्यों पे नोटिस इश्यू किए थे और कहा था कि इनके ऊपर, अल्टीमेटली क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही किया। कल उनके खिलाफ नोटिस हो गए। तो न्यायपालिका को आप रगड़ना चाहते हैं, जो एक एक स्तंभ है। मीडिया को आप पूर्ण रूप से अपने गोद में लेके बैठे हैं और उनको कंपेल किया है कि या तो ये आपकी जय-जयकार करे या राष्ट्रद्रोही साबित हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आने वाला समय, बहुत सारे लोग जेल में होंगे, बहुत सारे पत्रकार जेल में होंगे, हम कब तक बोल पाएँगे ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि कारण तो कुछ भी बताया जा सकता है, किसी भी कारण में। ये तो सरकार का ऐसा है कि एक बार एक शेर और बकरी, अ, मतलब जंगल में ये रूल हुआ कि कोई गलती करे तो ही शेर उसको खा सकता है, बिना गलती का शेर नहीं खाएगा। जानवर खुश हो गए कि भई अब शेर से डरने की बात नहीं है। शेर ने बकरी के पास गए, बोले मुझे तुम्हें खाना है। तो बकरी बोले महाराज मेरी गलती क्या हुई? बोले मैं नदी में पानी पी रहा था और तू पानी गंदा कर रही थी। वो बोले महाराज मैं नीचे पानी पी रही थी, आप ऊपर पानी पी रहे थे। आपका गंदा पानी मैं नीचे पी रही थी। मेरा गंदा नीचे का पानी ऊपर कैसे जा रहा है? शेर ने कहा कि तू शेर से मुँह लड़ाती है। जब मैंने कहा कि तूने मुँह लगाया पानी गंदा हो गया, तूने गलती की, मैं खाऊँगा, और शेर उसको खा गया। तो हमारे यहाँ अब ये जो शेर जो है, ये बस खाने पे लगा हुआ है। इसको भूख लगती है, ये खाती है। इसकी सत्ता की भूख है। ये सत्ता की भूख मिटने को तैयार नहीं। हर जगह जहाँ 2 एमएलए आते हैं तो भी सरकार बनाते हैं। वैसा देखा जाए, यदि सही विश्लेषण करूँ, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक क्षेत्रीय दल हो गई है, गुजरात की पार्टी हो गई है। बाकी जगह तो सब उधार का सिंदूर है, उधार के भरोसे है। कहीं बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए हुए लोग, मतलब आसाम में उनकी जीत हुई, तो अरे आसाम में मुख्यमंत्री कांग्रेसी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस जय-जयकार की आप बात करते हो, वहाँ पे यदि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आपका खेल नहीं होता, तो आप हाशिए पे चले जाते। कई जगह सरकारें बनने के बाद, ये सरकार तोड़ के सरकार बनाते हैं। ऐसी सत्ता स्थापन करने के बाद यदि ये सोचते हैं कि जनमानस इनके साथ है, तो ये बहुत ही एक ऐसे वलय में जी रहे हैं, मूर्खतापूर्ण, कि जिनमें इनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। लेकिन हमारे देश की जनता ने, दिनेश जी आप मेरे से उम्र से ज़्यादा है, आपने इससे भी ज़्यादा लोग देखे होंगे, इंदिरा गांधी का वो पीरियड देखा होगा आपने, आपकी आँखों के सामने। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता, जिसका लोहा पूरा यूरोप और अमेरिका मानती थी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इतनी ताकत उसमें थी। वो इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती है, तो ये देश, जो भूखों का देश था, गरीबों का देश था, फटेहाल देश था, उस देश के इन अशिक्षित लोगों ने इंदिरा गांधी को भी घर का रास्ता दिखा दिया। हमारे लोग एक अशिक्षित बात हो सकते हैं।